जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अमीबा में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम परपोषी पोषण पढ़ रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमको पहला पढ़ना है अमीबा के बारे में कि अमीबा में परपोषी पोषण कैसे होता है, मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अमीबा कैसे करता है, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखो बाबू, हम बताए थे पिछले लेक्चर में, आपको हम बताए थे कि कोनो जीव में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का 5 गो चरण होता है, 5 गो स्टेज होता है। कौन कौन सा स्टेज? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक, इंजेशन और इजेशन में अंतर होता है, हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये 5 गो स्टेज आता है कोनो भी जीव में परपोषी पोषण करने के लिए या विषम पोषी पोषण करने के लिए। ठीक, मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए। और इन 5 शब्दों का हम मतलब भी बताए थे आपको कि अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है और पाचन मतलब क्या होता है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को बस शरीर के अंदर ढकेल लेना, जैसे हम मुंह में भोजन डाल लिए, एगो कवर तोड़ के रोटी मुंह में डाल लिए, हमारा अंतर्ग्रहण हो गया। ठीक, मतलब कोई भी जीव अंतर्ग्रहण कैसे करेगा? अंतर्ग्रहण करने का मतलब वो खाना अपने अंदर ढकेल लेगा, बस अंतर्ग्रहण हो गया। समझ में आया? तो अंतर्ग्रहण मतलब इजेशन मतलब अंदर करना। क्या अंदर करना? भोजन। तो बस शरीर के अंदर भोजन को अंदर करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। सॉरी, इंजेशन देखिएगा, INGESTION। ठीक, और इसी को अगर आप इंग्लिश में लिख देते हैं इजेशन, IGESTION, इजेशन अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बाहर करना। तो भुलाइयों के है इजेशन मत लिखना, इंजेशन लिखना इंग्लिश वाले लोग। तो भुला के भी इंजेशन के जगह पे इजेशन मत लिख देना, नहीं तो भोजन को अंदर करने से पहले ही बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इंजेशन के जगह पे इजेशन मत लिखना। इजेशन मतलब होता है बाहर करना भोजन को। ठीक, मतलब किसी भी चीज को बाहर करना होता है। बहिक्षेपण उसका मतलब होता है इजेशन का मतलब। तो इंजेशन बस लिखना। अंतर्ग्रहण मतलब बस भोजन को अंदर कर देना शरीर के। उसके बाद आता है पाचन। क्या आता है बाबू? पाचन, जिसको बोलते हैं हम डाइजेशन। ठीक, DIGESTION, डाइजेशन। ठीक, ये क्या होता है डाइजेशन? हम जानते हैं कि हम कोनो चीज खाते हैं जटिल अणु के रूप में खाते हैं, बड़े बड़े अणु के रूप में खाते हैं। जैसे कि हो गया स्टार्च हो गया, तो स्टार्च जो होता है ग्लूकोज का बहुलक होता है। ग्लूकोज का बहुलक का मतलब कि C6H12O6 को मिला के, ढेर सारा C6H12O6 मिला के एगो बंडल बनाया गया, उसी बंडल को हम स्टार्च बोल रहे हैं, बस इतना समझिए। ठीक, तो ये बढ़न अणु हो गया कि नहीं? हमको चाहिए था C6H12O6 ग्लूकोज चाहिए था, हमको इससे बड़का अणु मिल गया, इसको कई गो को मिला के एगो बंडल मिला है स्टार्च का। ठीक, तो स्टार्च हमको मिला तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने की प्रक्रिया को, किसी भी भोजन को तोड़कर सरल अणु बनाने की प्रक्रिया को, छोटा छोटा अणु बनाने की प्रक्रिया को हम डाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि भोजन को तोड़ना। जैसे हम भोजन, देखिए रोटी लेते हैं और रोटी मुंह में डाल के कूचते हैं, तो कूचना भी क्या है? पाचन ही है, मतलब पच रहा है। पाचन मतलब भोजन को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पच रहा है। ठीक, तो हम फिजिकल रिएक्शन भी करते हैं, उसे दांतों से कूचते हैं, चबाते हैं ऐसे ऐसे, और उसके बाद उसमें लार लभराता है, तो उससे भी पाचन होता है। लार से भी, उससे भी भोजन छोटे छोटे रूप में टूटता है। ठीक, तो बस याद रखिए, पाचन का मतलब, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे, उसी को हम डाइजेशन बोलेंगे। ठीक, अब तीसरा आपका आता है अवशोषण, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ABSORPTION। ठीक, एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है? अवशोषण जिसको बोलते हैं। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है? अब देखिए, भोजन क्या हुआ? पच गया, मतलब छोटी छोटी अणु में टूट गया, बहुत छोटा छोटा अणु में टूट गया। अब इसको क्या करना है? इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग करने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत है तहाँ तहाँ ले जाएंगे, तभी तो उपयोग होगा। तो हमारे शरीर में
हमारे शरीर में हर जगह कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं समझते हैं ना, सेल, जिसको सेल बोलते हैं। तो हर जगह कोशिकाएं हैं, करोड़ों लाखों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, बिलियन ट्रिलियन में है। करोड़ों लाखों कौन बोलता है, बिलियन ट्रिलियन में है। ठीक, तो समझिए हर कोशिका के पास भोजन पहुंचना चाहिए। कहाँ से कि सब कोशिका को खाना खाना है, न्यूट्रिशन करना है, अपना पोषण करना है, ऊर्जा बनाना है, कोशिका का मरम्मत करना है, कुछ कमी बेसी हुआ है उसको पूरा करना है। तो इस सब के लिए भोजन चाहिए। अब ये भोजन कहाँ है, हमारे पेट में। ठीक, जहाँ पचा है वहाँ है। किसी भी जीव में जहाँ भोजन पचता है वहाँ रहता है। अब पचने के बाद जो उससे छोटका छोटका भोजन बना, जिसका उपयोग करना है, वो जाएगा जहाँ उपयोग होना है उसका। तो कहाँ जाएगा बाबू, कोशिका में। तो यही यहाँ से जहाँ से पचा है वहाँ से सोख करके क्या किया जाता है, सोख करके और ले जाके जहाँ जरूरत होता है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो मतलब पचे हुए जगह से कार्यस्थल तक ले जाने को क्या बोलते हैं, अवशोषित करने को, कार्यस्थल तक अवशोषित करने को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, भोजन को जहाँ पचा है वहाँ से सोख लेना। क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक, सोख करके और ले जाके जहाँ जरूरत है वहाँ पे दे दिया जाता है। अब देखो ये हो गया अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब आता है स्वांगीकरण, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है, ASSIMILATION, एसिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है भोजन का उपयोग करना। अब कोशिका को जरूरत कौन सी का था बाबू, ऊर्जा बनाना था, एनर्जी बनाना था। दूसरा का जरूरत था, इस कोशिका में कुछ कमी बेसी हुआ, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, इसका मरम्मत करना है, तो इसको उड़ा देगा माइटोकॉन्ड्रिया को, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से बना लेगा, या यही बनने लायक होगा तो अच्छे से बना देगा, इसका रिपेयरिंग कर देगा। समझ रहे हैं, तो ये होता है इसमें। तो भोजन का काम भी हो गया, ऊर्जा बन गया, मरम्मत हो गया, चाहे मतलब कि उपापचयी क्रियाओं में भाग ले लिया। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, देखो उपापचयी क्रियाएं मतलब हमारे शरीर के अंदर जितना भी रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन क्या है, पाचन हो रहा है, पाचन में ऊर्जा लग रहा है, तो ऊर्जा बनाने में भोजन का उपयोग हो गया पहले। ठीक, मतलब देखिए हम एक बार खाना खाए, उस भोजन का ऊर्जा बना, फिर दोबारा खाना खाए, उसको पचाना है, तो पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो पहिल का जो पचा है उससे जो ऊर्जा मिला है उसका उपयोग इसको पचाने में कर देंगे। ठीक, तो मतलब किसी भी कार्य के लिए उसका उपयोग करना एसिमिलेशन होता है, यानी स्वांगीकरण होता है। भोजन जो पहुंचा है काम वाले जगह पे, वहाँ पे जो काम होगा उसका, उसी को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे बाबू, एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण, याद रखना। तो स्वांगीकरण हो गया, यानी भोजन का उपयोग हो गया। अब देखो होता क्या है, अब पांचवा आता है बहिक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं इजेशन, IGESTION। ठीक, इजेशन क्या होता है, देखो अभी हम बताए हैं इजेशन मतलब बाहर करना। अब क्या होता है कि भोजन तो पचा, क्या हुआ, भोजन तो पचा, लेकिन पूरा पूरा नहीं पचा। क्या हुआ, पूरा पूरा नहीं पचा। मान लीजिए भोजन का भाग है, भोजन है, ठीक, इसमें से इतना पार्ट पच गया और तनकी मनी पार्ट जो है ना बच गया, मतलब पच नहीं रहा है, ये बहुत बढ़ान अणु है, ये नहीं टूट पाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो इतना जो बचा है इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ से कि हम ना इसका उपयोग कर सकते हैं, ना ये हमारे कोनो जरूरत का है। तो जरूरत की चीज़ों को ही रखा जाता है ना, बिना जरूरत का तो बाहर कर दिया जाता है। तो इससे ये भी है भोजन जो है बिना काम का भोजन है, मतलब बिना काम का बचा खुचा पदार्थ है, इसका हम कौन उपयोग नहीं कर सकते। तो इसको शरीर से बाहर निकालना है। क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना। तो किसी भी जीव द्वारा अपचित भोजन को, जो पचा नहीं है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, अपचित भोजन, किसी भी जीव द्वारा अपचित भोजन को, जो नहीं पाचन हुआ है जिसका, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया इजेशन कहलाती है, मतलब कि बहिक्षेपण कहलाती है। समझ में आया, तो बहिक्षेपण यही होता है। अब समझो ये 5 चरण हो गए, ये पोषण खत्म हो गया, मतलब कि पोषण खत्म हो गया किसी भी जीव में, इसी 5 तरीके से पोषण होगा। अब चलो समझते हैं कि अमीबा जो है कैसे पोषण करता है। कहाँ है हम अमीबा में, समझ रहे हैं। देखो
हमको दो गो जीव के बारे में समझना है, एक कोशिकीय जीव के बारे में और एक बहुकोशिकीय जीव के बारे में, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। मेनली दो ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पे, या तो बहुकोशिकीय या तो एक कोशिकीय, ठीक, यही होते हैं सब। तो एक तो जौन ज्यादा कोशिका से बना होगा उसको बहुकोशिकीय बोल देंगे, मतलब कई गो कोशिका मिला मिला के एगो जीव बना होगा। जैसे हम हैं, हमारा हाथ बनाने के लिए करोड़ों कोशिकाएं मिली होंगी, हमारा चेहरा बनाने के लिए करोड़ों कोशिका, ऐसे बहुत सारे अंग बनाने के लिए करोड़ों कोशिका, मतलब हम बिलियन ट्रिलियन कोशिका से बने हैं, ठीक। तो हम बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने हैं, इसलिए हम अपने आप को बोलेंगे कि हम बहुकोशिकीय जीव हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंग्लिश में बोलेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे अंग्रेज नहीं बनना है। देखो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो एक ही कोशिका से बना हो। ये सब जो होते हैं सब हमको दिखते ही नहीं है, सब ऐसे नंगे आंखों से, हमारी आंखों से ही दिखेंगे नहीं सब एक कोशिका वाले जीव। हम अपने एगो कोशिका को कहेंगे का कि हम नोच के निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे। काहे कि हमको एगो कोशिका दिखबे नहीं करता है। तो बताओ एगो कोशिका से बना हुआ जीव हमको दिखेगा नहीं, तो हमको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ता है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया। अब चलिए हम अमीबा में पोषण समझ लेते हैं। दो ही प्रकार के जीव होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। दो ही प्रकार के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। हेटेरोट्रॉप्स मतलब कि जो क्या करते हैं, जंतु संपोषी पोषण करते हैं, मतलब कि होलोजोइक जो होते हैं, दो ही प्रकार के जीव होते हैं, ठीक। दो ही प्रकार के, एक बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय, दो ही प्रकार के जीव होते हैं। अब चलो अमीबा एक कोशिकीय है तो पहले एगो कोशिका वाले में समझेंगे, इसमें सिंपल तरीके से होता होगा। फिर बहुकोशिकीय जीव में समझेंगे, जो है मनुष्य यानी मानव, ठीक। इसमें कैसे पोषण होता है इसके बारे में समझेंगे। तो पहले समझो अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण के लिए क्या होना चाहिए? अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट एगो समूह है, कई गो जीव। देखो प्रोटिस्ट क्या है? एगो समूह है, जीवों का समूह। जैसे देखो किसी जीव का मिलता जुलता अगर लक्षण मिलेगा ना, हर एक जीव का ग्रुप बनाया गया है। प्रोटिस्ट एगो समूह है, आप पढ़े होंगे 9th में यार। तो देखो क्या होता है, हमको पढ़ना है सभी जीव के बारे में। तो हम देखें तो शेर है, चीता है, बाघ है, इसे कर कर के कितना जीव हो जाएंगे, सब करोड़ों 2 करोड़ जीव हो जाएंगे। जिंदगी भर हम पढ़ते रह जाएंगे कौवों के बारे में, तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा एक समूह बनाते हैं, ऐसा जीवों का एक समूह बनाते हैं कि अगर उसमें से एक जीव के बारे में हम पढ़ लें तो सभी का उससे मिलता जुलता ही कैरेक्टर हो, मतलब सभी जीवों में वैसा ही हो, ठीक। तो उसी समूह को हम एक नाम दे देते हैं। वैसे ही एक ये समूह है प्रोटिस्ट। क्या होता है? प्रोटिस्ट एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे जीवों को रखा गया है, जिसमें पैरामीशियम भी आता है, अमीबा भी आता है। तो अमीबा इसी समूह का जीव है, ठीक। तो बस समझना कि इसी ग्रुप का जीव है क्या अमीबा, बस इतना ही समझना है हमको। यहाँ पे हमको ये प्रोटिस्टा ग्रुप नहीं समझना है। तो ये ग्रुप का नाम है वो, जिसमें से इस अमीबा को निकाला गया है। अब इस अमीबा के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें ये पैरामीशियम भी आता है, तो याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोटिस्ट ग्रुप से निकाला गया है। प्रोटिस्ट समूह का एगो जीव है, इसमें और ही कई गो जीव होंगे, लेकिन हम अमीबा को निकाल लिए। हमको अमीबा पे पढ़ना सिंपल लगा, निकाल लिए, ठीक। निकाल के देखे तो ये कैसा जीव है बाबू? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब बस एक ही कोशिका से बना है, एक ही कोशिका। इसके पूरे शरीर में कौ कोशिका? एगो कोशिका। समझ में आया? तो ये हो गया एक कोशिकीय जीव। तो बस इतना ही कह रहा है पहला पॉइंट। दूसरा, अब इसमें पोषण हमको पढ़ना है। जीव के बारे में पता चल गया कि ये है क्या, कैसा जीव है। तो जीव जो है अमीबा है, कौनी समूह का है? प्रोटिस्ट समूह का। प्रोटिस्ट जगत का जीव है, ठीक। उसके बाद क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। बस इतना समझ में आ गया कि कैसा जीव है, क्या नाम है इसका। अब इसमें पोषण समझते हैं। तो किसी भी हेटेरोट्रॉप्स में, यह हेटेरोट्रॉप्स है मतलब कि परपोषी यानी विषम पोषी पोषण करने वाला जीव। किसी भी हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है? 5 चरण होते हैं। अभी हम पढ़े हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। 5 गो चरण होते हैं, 5 गो स्टेज आ जाते हैं। इसमें भी वैसे ही होगा। तो देखो इसमें
पोषण कैसे होता है। अमीबा का एक खासियत हम आपको पिछले लेक्चर में ही बताए थे, अमीबा को कैसे भी बना सकते हो, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, ये अपना आकार बदलता रहता है, कभी टेढ़ियाल रहेगा, कभी सीधा हो जाएगा, कभी कुछ तरह हो जाएगा, मतलब किसी तरीके से रह सकता है। ठीक, समझ सकते हैं। मानिए कि एगो पानी में ना एगो गुब्बारा में ना बहुते कम पानी भर के, लुजुर पुजुर पानी भर के उसको डगराया जा रहा है, वही अमीबा है। ठीक, बस इतना समझिए। तो ये है अमीबा। अब इस अमीबा में अंतर ग्रहण कैसे होगा। पहला स्टेज आएगा अंतर ग्रहण का, मतलब भोजन को ये ग्रहण कैसे करेगा, अपने अंदर कैसे ढकेलेगा। एगो कोशिका इसके अंदर हेती चुकी जीव है जो हमको दिखिए नहीं रहा, ये कैसे भोजन अंदर करेगा। देखो, तो जैसे ही भोजन देखता है, मान लो है भोजन है, कुछ रखा हुआ है, मिठाई का एगो दाना रखा हुआ है, मान लो ऐसे मिठाई नहीं खाता है, देखो मिठाई का दाना है एगो, मान लो। अब क्या हुआ, ये क्या करेगा, जैसे इस मिठाई के दाने को देखेगा, इसके तरफ डगरते डगरते चला जाएगा। डगरते डगरते जाने का मतलब इसकी तरफ गति करने लगेगा। पहले भोजन दिख रहा है, वहाँ जाएगा तबे तो खाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मान लो मिठाई का एक दाना रखा हुआ है, ये डगरते डगरते जा रहा है, मतलब गति करते हुए जा रहा है अमीबा। अब गति करके गया भोजन के पास, अब इसको खाएगा कैसे, कहे से कि ना इसके पास मुंह होता है ना हाथ होता है, कुछ नहीं होता है। अब इसको खाएगा कैसे, हमारे पास तो हाथ है, तुरंत तोड़ेंगे और मुंह में डाल लेंगे। ठीक, बस इतना ही है। अब इसके पास ना हाथ है ना मुंह है, तो बाबू ये खाएगा कौची में। देखो, अगर हम खाते हैं तो मुंह में खाते हैं, ये खाएगा कौच में। तो देखो, इसमें मुंह कुछ नहीं होता है। अब क्या होता है, भोजन के पास तो आ गया, अब ये क्या करता है, अपना आकार चेंज कर सकता है। अभी हम बताएं कि अपना आकार कैसे भी बदल सकता है, केनियो टेढ़िया लोढ़िया रह सकता है। ऐसे ही क्या करता है, अपना धीरे धीरे आकार चेंज करता है। भोजन जहाँ रहता है वहाँ अपना आकार गहरा कर लेता है, उसके साइड साइड हल्का हल्का उठाने लगता है अपने आकार को। देखिए यहाँ पे जैसे बना, ये है भोजन। ठीक, ये बीच में आपको दिख रहा है, ये है केंद्रक। याद रखिएगा, न्यूक्लियस अमीबा का। आप जानते हैं कोशिका में केंद्रक होता है, तो ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें केंद्रक भी है। ठीक, ये केंद्रक है। ये है भोजन, आपका भोजन मतलब अमीबा का भोजन यार, आपका नहीं। तो ये अमीबा का भोजन है। क्या किया, जहाँ भोजन हुआ गहरा कर लिया, इसके चारों तरफ उठा दिया, अपना इसे उंगली जैसे संरचना निकाल दिया। तो इस उंगली जैसे संरचना का नाम याद रखिएगा। क्या है इसका नाम, इसका नाम है कूटपाद। कूटपाद, ठीक, कूटपाद, या इसको बोलते हैं पादाभ भी बोलते हैं, पादाभ। ठीक, तो बस याद रखिएगा, कूटपाद आपके चैप्टर में दिया है तो कूटपाद ही याद रखिएगा। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूडोफोडिया, ये लिखा हुआ है सूडोफोडिया। ठीक, तो देखो, ये जो उंगली जैसे चारों तरफ से इसे निकला हुआ है ना, इसे बकोटना टाइप का देख रहे हो ना, भोजन को बकोटना टाइप में पकड़ रहा है। तो इस उंगली जैसे संरचना को है, बकोटना को क्या बोल देंगे, कूटपाद, मतलब कि सूडोफोडिया। क्या बोल देंगे बाबू, सूडोफोडिया। तो है क्या है, सूडोफोडिया यानी कूटपाद है। कूटपाद के द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। घेर के क्या करेगा, और घेर करके अब इसको अंदर करना है, तो है दोनों अपना बकोटना चिपका देगा, भोजन को चारों तरफ से इसे घेर लेगा। ठीक, यहाँ पे बन गया था कप जैसे संरचना। अब धीरे धीरे क्या किया, भोजन को कप जैसे संरचना में इसे बंद कर लिया, समझ रहे हैं। जैसे बंद किया, यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली जुड़ गई और अंदर वाली अंदर ही जुड़ गई, मतलब ये कोशिका झिल्ली यहाँ जुड़ गई, ये यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, ये जो है इसे जुड़ गया। ठीक, ऐसे जुड़ गया, और ये जो है इसे जुड़ गया। बस इतना ही, मानकर थोड़ा हल्का चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये इससे जुड़ गया। कभी कभी चलने लगता है इसे हल्का, देखो यहाँ पे इसे जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, देखिए हम फिर से जिसे बना था वैसे बना रहे हैं, ऐसे बना था, ये भोजन था। अब देखो, ऐसे मतलब जुड़ जाता है, और जैसे अंदर वाला जो जुड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका, रिक्तिका मतलब क्या होता है, खाली स्थान। रिक्तिका आपको पिछले क्लास में आया होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त मतलब खलिया, खलिया मतलब कि है रिक्त, खाद्य रिक्तिका, खाना का जगह ही है, खलिया जगह ही है, मतलब इसमें क्या रखना है, भोजन। तो हम भोजन रखे हैं, तो जो भोजन रखने का जगह है उसी को हम बोल रहे हैं खाद्य रिक्तिका। अभी कैसे बना है, कोशिका झिल्ली एक में जुड़ के बना दिए हैं सब।
तो ये मेम्ब्रेन युक्त हो गया। मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? झिल्ली को ही तो मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये झिल्लिया यहाँ जुड़ गया, ये झिल्लिया क्या बना दिया? खाद्य रिक्तिका बना दिया। ठीक समझ रहे हैं? खाद्य रिक्तिका बना दिया यानी कि फूड वैक्यूल बना दिया। अब क्या हुआ? फूड वैक्यूल में फूड है यानी खाना है। ठीक, खाद्य रिक्तिका कैसा है? मेम्ब्रेन युक्त है। इस पे चारों ओर यह झिल्ली है, खाना के चारों ओर यह क्या है? झिल्ली है। तो इस झिल्लिया को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो खाद्य रिक्तिका कैसा है? मेम्ब्रेन युक्त है। बस इतना समझो। अब खाना यहाँ पे है। अब ये हो गया आपका अंतर्ग्रहण। आपका नहीं मतलब अमीबा का, ऐसे तो आप अंतर्ग्रहण नहीं करते हो। तो अमीबा का ये हो गया अंतर्ग्रहण। इसको बोलते हैं कोशिका भक्षण, या क्या बोलते हैं? कोशिका भक्षण, या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब इस अंतर्ग्रहण के प्रक्रिया को हम ऐसे हाथे से तोड़ के भोजन खा लिए तो हमारा अंतर्ग्रहण हो गया, वैसे मतलब अंतर्ग्रहण का एगो नाम रख दिया गया। ये स्पेशल टाइप से हो रहा है, देख रहे हो, बिना मुंह का भोजन अंदर जा रहा है, तो इसीलिए इसका एगो स्पेशल नाम रख दिया गया है और उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण। क्या बोलते हैं बबुआ? फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण। ठीक, तो याद रखना, ये हो गया भोजन अमीबा का। अब फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण हो गया, मतलब कि अंतर्ग्रहण हो गया। अब इसके बाद इसका होगा पाचन। क्या होगा बाबू? पाचन। अब इस पे जो है, इस खाद्य पदार्थ पे, खानवा पे अमीबा अपने अंदर से एंजाइम सिक्रेट करेगा, एंजाइम स्रावित करेगा, मतलब एंजाइम छिड़क देगा। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हम आपको बताए थे। एंजाइम क्या होता है? किसी ही मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज कर देता है, मतलब हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रिया को तेज कर देता है। जैसे हम खाना कूच रहे हैं तो और ही कुचवाने में कौन मदद करता है? लार। और लार कौन चीज़ है? एगो एंजाइम है। ठीक, तो समझ में आया? तो ऐसे ही एंजाइम होता है। एंजाइम जो होता है क्या करता है? किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज कर देता है, मतलब रीजेंट का काम करता है। जैसे हम पढ़े थे केमिस्ट्री में, क्या केमिस्ट्री में पढ़े थे? रीजेंट मतलब उत्प्रेरक। क्या कर रहा था? झगड़वा लगा दे रहा था, झगड़ा और तेज कर दे रहा था। वैसे ये भी एंजाइम काम करता है। अभी क्या किया? अमीबा अपने अंदर से कुछ एंजाइम सीक्रेट किया, एंजाइम भोजन के ऊपर छिड़क दिया, और जैसे छिड़का ना तुरंत ही भोजन पच गया। मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थ था। देखो, हम आपको पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि कोई भी विषम पोषी पोषण करने वाला जीव क्या करता है? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। तो ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्रहण किया था। अब इसके ऊपर ये क्या किया? एंजाइम छिड़का। जैसे एंजाइम छिड़का क्या हुआ? इसका पाचन हो गया, मतलब ये छोटका छोटका अणु में टूट गया, और कुछ अणु अभी नहीं टूटा। समझ रहे हैं? तो दो चीज हुआ, कुछ अणु टूट ही नहीं रहा, मतलब उसका पाचन नहीं हो पा रहा है, और कुछ अणु का पाचन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर से क्या होगा? अब अमीबा को हम छोट बना रहे हैं, बस समझने के लिए। अब छोट हुआ नहीं है, मान लो जगह नहीं है, इसीलिए हम छोट बना रहे हैं। अब क्या हुआ? यहाँ से अमीबा, अब इसमें से जो पचा हुआ खाना है, मतलब जो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है एंजाइम से, जैसे एंजाइम छिड़का क्या हुआ? भोजन टूट गया छोटा छोटा टुकड़ा में। समझ रहे हो ना? जैसे हम मुँह में लेके और कूच देते हैं, पिसा जाता है, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे लिया था अंदर एंजाइम, जैसे छिड़का ना, ये भोजन पिसा गया। कुछ तो बचा लेकिन कुछ पिसा गया। अब जो पिसा गया मतलब पच गया। अब पच गया तो इसके बाद क्या होता है? इस खाद्य रिक्तिका के अंदर से जो पचा हुआ भोजन है उसको सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और कोशिका में चला जाता है। ठीक, तो इसमें से जो पचा हुआ छोटा छोटा है उसको सोख लिया गया, इस कोशिका में आ गया। अब इस कोशिका में विसरण द्वारा फैल जाता है। अब विसरण क्या होता है अभी बता रहे हैं, पहले बस समझो कि फैल गया कैसे भी, इसमें से सोख के फैला दिया गया, एक कोशिका में पूरा फैल गया, मतलब कि अवशोषण हो गया। कहाँ पे पहुँच गया? जहाँ पे काम है, कोशिका में ही तो काम है। तो है पचा हुआ है जो छुटका छुटका भोजन है, इसको कहाँ पहुँचा दिया गया? इस कोशिका में पहुँचाना था, सोख के कोशिका में पहुँचा दिया गया, पूरा कोशिका में फैल गया। किसके द्वारा फैला? विसरण के द्वारा। अभी बता रहे हैं विसरण क्या होता है, बस समझो कि फैल गया, मतलब कोशिका में फैल गया। अब ये जो है बचा खुचा भोजन है जो पचा नहीं है। अपचित भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी को बहिक्षेपण बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पचा हुआ भोजन है उसका
तो अवशोषण हो गया, अवशोषण हो गया। उसके बाद ही कोशिका जो है, अमीबा जो है, इसका उपयोग कर लेगा जैसे ऊर्जा बनाने में। ऊर्जा क्या करेगा, चलने के लिए, तो ऊर्जा बनाने में। उसके बाद क्या, कोशिका का कुछ पार्ट बनाने में। मान लो कि इसको और बढ़न होना, वृद्धि करना है, तो कोशिका द्रव्य बनाने में, कोशिका द्रव्य बनाने में, द्रव्य मतलब पदार्थ, तो कोशिका का कौन पदार्थ बनाने में ये उपयोग कर लेगा। तो ये कर सकता है उपयोग, इसका एसिमिलेशन हो गया, मतलब इसका उपयोग जैसे करेगा एसिमिलेशन हो गया। अब हमको करना क्या है जो अपचित भोज्य पदार्थ है इसको शरीर से बाहरी फेंकना है। क्या करना है, शरीर से बाहरी फेंकना है। तो अमीबा के शरीर से बाहर जाएगा, तो ये धीरे धीरे गति करके इस साइड में आएगा, और जैसे अंदर ढुका था ना वैसे ही बाहर चला जाएगा। मतलब देखो क्या होगा, ऐसे ही धीरे धीरे ये क्या है, इसको बोलते हैं अवशेषी काय। अवशेषी काय क्या बोलते हैं, कहीं लिखा होगा, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा होगा, आगे लिखा जाएगा, देखिए अवशेषी काय बोलते हैं। अवशेषी काय मतलब बचा खुचा, अवशेषी मतलब बचा खुचा, और काय मतलब खाली जगह, तो बचा खुचा जगह है। तो इस बचे खुचे चीज को क्या करना है, बाहरी फेंकना है। तो अमीबा धीरे धीरे इसको ढकेल के कगरिया देगा, और कगरियाएगा जैसे कोशिका के झिल्ली के। मान लो कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कोशिका झिल्ली के समीप आ जाता है, मतलब पास में आ जाता है। ये जो क्या है, अवशेषी काय है। अब यहाँ पे आ गया अमीबा के साइड में। अब जैसे अमीबा के साइड में आया, फिर ऐसे ही क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा, हाई जो है कोशिका झिल्ली में बदल जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके बीच में भोजन है, जैसे यहाँ पे चिपका, यहाँ से कोशिका झिल्ली टूट करके ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। और इसी प्रक्रिया को है, भोजन जो बचा खुचा भोजन है, इसको बाहर करने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं क्या, बहिक्षेपण, तो मतलब भोजन को बाहरी कर दिया गया, जो खराब है, मतलब जो पचा नहीं है, जो पच नहीं सकता है, ठीक। तो ये बहिक्षेपण हो गया। और इस बहिक्षेपण का भी स्पेशल नाम का है, कहाँ से कि वो कोनो छेद द्वारा नहीं हो रहा है, जैसे हमारे अंदर गुदा द्वार के द्वारा होता है बहिक्षेपण, ठीक। ऐसे इसमें किसके द्वारा हुआ, इसमें कोई स्पेशल जगह नहीं है, कहीं जाके बस कगरिया जाएगा, वहीं से निकल जाएगा। अमीबा के शरीर में कहीं जाके बस कगरिया के भोजन निकल जाएगा, खत्म बात। जो नहीं पचा हुआ है वो कह रहे हैं, अभी मत समझना कि अच्छा वाला भोजन निकल जाएगा, मतलब जो अपचित भोजन है कहीं कगरिया के निकल जाएगा, ठीक। अब ये निकला तो इसको बोल दिए बहिक्षेपण। अब इसके लिए भी कोई स्पेशल जगह नहीं है, इसलिए इसका भी एक स्पेशल नाम रख देते हैं, और इसका स्पेशल नाम होता है एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया। अभी सब लिखा हुआ आपके बोर्ड पे आएगा, अभी हम एक बार में पूरा समझाए हैं। ये हो गया अमीबा में पोषण खत्म। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, पहले भोजन के पास जाएगा डगर के, फिर भोजन को चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा, कप जैसा संरचना बना लेगा। बकोटना को हम क्या बोल देंगे, कूटपाद, यानी सूडोफोडिया। और सूडोफोडिया धीरे धीरे ऐसे किकुर के बना लेगा इसे, इसको क्या बोल देंगे हम, खाद्य रिक्तिका। इसके अंदर भोजन है। अब इस खाद्य रिक्तिका के अंदर अमीबा जो है भोजन के ऊपर क्या करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा, मतलब एंजाइम का छिड़काव कर देगा, छिड़क देगा एंजाइम, बस भोजन पच जाएगा। अब पच जाएगा तो उसमें से जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके विसरण द्वारा कोशिका में फैला देता है। अभी बताएंगे विसरण क्या होता है। तो विसरण द्वारा कोशिका में फैला देता है, पूरे कोशिका में। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है इसी में रह जाता है। अब इसका नाम हो जाता है, इस खाद्य रिक्तिका का ही अब नाम, जब इसमें से अच्छा वाला भोजन जो पच गया वो निकल गया, तब इसका नाम देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे भोजन पचा था। अब इसके बाद इसमें से क्या निकल गया, इसमें से पचा हुआ भोजन निकल गया, अपचित भोजन बचा। तो इसे खाद्य रिक्तिका का नाम हम बदले हैं, तो क्या रखे हैं, अवशेषी काय। समझ में आया, अवशेषी काय। तो इसका नाम रख दिए अवशेषी काय। मतलब इसमें से पचने के बाद जब अच्छा वाला पचा हुआ भोजन अवशोषित हो गया तो इसको क्या बोल दिया, अवशेषी काय, ठीक। इसके बाद इस अवशेषी काय को बाहर करना है, काहे कैसे, किसमें, अपचित भोजन है। अपचित भोजन का मतलब जो पचा हुआ नहीं है। अब इसको निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया का उपयोग करता है अमीबा, और उसी से बहिक्षेपण हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया भी हम बताए हैं क्या होता है, बस ये
जो अवशेषिका है इसको अमीबा के दीवार के यानी कोशिका झिल्ली के साइड में कर दिया जाता है। यहाँ से क्या होता है, कोशिका झिल्ली टूट जाती है, इससे निकल जाता है भोजन, जो अपचित भोजन है निकल जाता है। बस यही एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया है, खत्म बात। तो ये हो गया अमीबा में पोषण। पांचों चरण इसमें कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम लिखने के लिए एक चरण का ही अभी लिखे हैं, अभी हम बता रहे हैं दूसरा चरण। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है, ये समझा दिए। अमीबा में अंतर ग्रहण के लिए कोई मुख या छिद्र नहीं होता है। जैसे हमारे अंदर भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह होता है, गाय भैंस के अंदर भी भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह होता है, वैसे ही अमीबा के अंदर कुछ नहीं होता है, मतलब मुंह कुछ नहीं होता है, ऐसे ही भोजन ग्रहण करता है, कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। या भोजन के संपर्क में आते ही उसकी तरफ गति करने लगता है। अब जब खाना के पास जाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो गति करके डगर डगर के कहाँ पे जाता है, भोजन के पास जाता है। तो गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि कप के आकार का संरचना बनाता है। देखिए लिखा हुआ है कुटपाद आपस में मिलकर, देखिए इससे निकले कुटपाद भोजन को चारों तरफ से घेर कर कप जैसी संरचना बना लेते हैं, सूडोपोडिया जिसको बोलते हैं कुटपाद को। ठीक, तो ये कप जैसी संरचना बना लेते हैं और इसके दोनों तरफ जो निकला होता है हाथ जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया यानी कुटपाद। तो ये हो गया आपका कुटपाद, मतलब अमीबा का कुटपाद। ठीक, उसके बाद कुटपाद आपस में मिलकर भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे यह हाथ जो दिख रहा है इसे मतलब कवर हो जाता है, और कवर होकर के क्या बना लेता है, कवर होकर के खाद्य रिक्तिका बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है, और इसी के अंदर भोजन कवर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे खाद्य रिक्तिका बन गया। अब खाद्य रिक्तिका बनने के बाद अमीबा जो है इस पे एंजाइम छिड़क देता है। एंजाइम जैसे छिड़कता है पाचक एंजाइम, पाचन हो जाता है इसका। पाचन के बाद जो पच गया भोजन उसका अवशोषण कर लेता है, और जो बच गया तो जो वैक्यूल है, वैक्यूल में ही तो खाद्य रिक्तिका में ही तो भोजन था, तो इसमें से बस पचा हुआ भोजन ही अवशोषित किया, और जो बचा खुचा है जो पचा नहीं है वो खाद्य रिक्तिका में ही। तो अब इस खाद्य रिक्तिका का नाम हम दूसरा नाम रख दिए, जिसको हम बोल दिए अवशेषिकाएं। क्या बोल दिए बाबू, अवशेषिकाएं। ठीक, तो ये अवशेषिकाएं हो गया। अब इस अवशेषिकाएं को क्या किया जाता है, अमीबा के शरीर में एकदम कगरी किया जाता है। कगरी मतलब समझते हैं, साइड में। और जैसे साइड में किया जाता है, कोशिका झिल्ली फिर से इसमें से फट करके और ये खाद्य जो पदार्थ है, जो अपचित खाद्य पदार्थ है, इसको बाहर निकाल देता है, जो पचा हुआ नहीं है। और बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया। खत्म हो गया। अब हम अभी बता रहे थे कि इसमें जो भोजन है, जो पचित भोजन है, अवशोषण हुआ है, और अवशोषण के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए, कहाँ फैल गया। ठीक, काहे फैल गया, तो हम बताए थे विसरण की प्रक्रिया द्वारा फैल गया। अभी विसरण क्या होता है, जैसे देखो आप किसी रूम में अगर बत्ती जलाते हो तो उसके धुआं को फैलाना पड़ता है, नहीं, दूर दूर तक सुगंध ऐसे ही फैल जाता है। तो मतलब ऐसे ही तैर तैर के, हवा में तैर तैर के उसका सुगंध फैल जाता है। ठीक, ऐसे इसमें भी ये जो भोजन है, पचा हुआ भोजन, इसी में वैसे ही अगरबत्ती के धुएं के जैसे ही फैल जाता है। उस फैलने की प्रक्रिया को, अपने आप बिना एनर्जी दिए फैलने की प्रक्रिया को हम विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, विसरण बोलते हैं। बना ही विसरण। ठीक, विसरण, तो विसरण बोलते हैं इस फैलने की प्रक्रिया को। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चरण, उसका नाम है पाचन। ठीक, तो चलिए पाचन को देखते हैं, पाचन क्या होता है। देखिए इसमें डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है। अभी हम बताए हैं कि अमीबा जो है एंजाइम छिड़क देता है भोजन के ऊपर, जिससे उसका पाचन हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ होता है खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होता है। मतलब ये खाद्य रिक्तिका है। ठीक, खाद्य रिक्तिका ये है, मतलब ये जो कवरिंग बना हुआ है, इस कवरिंग में एंजाइम छिड़क दिया जाता है। किसके द्वारा छिड़का जाता है, अमीबा एंजाइम सीक्रेट कर देता है। जैसे एंजाइम सीक्रेट करता है, मतलब छिड़कता है भोजन के ऊपर, तुरंत भोजन पच जाता है, मतलब छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है भोजन। तो ये पाचन हो गया भोजन का। तो
पाचन अमीबा के कोशिका के अंदर होता है। एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन हो गया, पाचन अमीबा के कोशिका के अंदर होता है। मतलब देखो ये कहाँ हो रहा है, अमीबा के कोशिका के अंदर हो रहा है पाचन। ठीक, अमीबा का कोशिका है, अब कोशिका के अंदर क्या बना हुआ है, वैक्यूल्स बना हुआ है। कौन वैक्यूल, फूड वैक्यूल बना हुआ है, मतलब कि खाद्य रिक्तिका बना हुआ है। खाद्य रिक्तिका के अंदर एंजाइम छिड़क रहा है। खाद्य रिक्तिका कहाँ है, कोशिका के अंदर है। किसके कोशिका के, अमीबा के कोशिका के अंदर। इसलिए इस पाचन का एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः मतलब अंदर, तो कहाँ हो रहा है पाचन, अंदर, मतलब कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर अमीबा के। ठीक, तो अंतः कोशिकीय पाचन मतलब अमीबा के कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है अंतः कोशिकीय पाचन। इंटरसेलुलर डाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया आपका डाइजेशन, और इसका नाम क्या हो गया, याद रखना। पूछेगा अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है, दे देगा बाह्य पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, मतलब ऐसे ही दे देगा। तो आप बाह्य कोशिकीय पाचन, फिर दे देगा अंतः कोशिकीय पाचन, फिर दे देगा दोनों, फिर कह देगा इसमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन मार के चले आएंगे दोनों। ठीक, तो दोनों नहीं मारिएगा। अमीबा में कौन सा प्रकार का पाचन, तो अंतः कोशिकीय पाचन, याद रखना। अमीबा में कौन सा प्रकार का बहिक्षेपण, तो देखो एक्सोसाइटोसिस प्रकार का, एक्सोसाइटोसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक, अमीबा में कौन सा अंतर्ग्रहण होता है, इसको भी पूछेगा तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोशिका भक्षण होता है। अंतर्ग्रहण को अमीबा में पूछेगा, अमीबा में अंतर्ग्रहण को क्या बोलते हैं, तो कोशिका भक्षण बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बाबू, कोशिका भक्षण बोलते हैं या फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, अभी हम आपको बताए हैं। तो दोनों में से कौनों नाम ले देगा, कंफ्यूज या ना मत, बस देखो। अब यहाँ पे हो गया पाचन, जिसको अंतः कोशिकीय प्रकार का पाचन कहते हैं। और शोषण, अब आ गया अवशोषण। पाचन हो गया, एंजाइम से पाचन हो गया, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अवशोषण, पाचन के बाद सरल उत्पाद का कोशिका में अवशोषण हो जाता है, मतलब सोख लिया जाता है। इस वैक्यूल्स में से जो पचा हुआ भोजन उसको सोख लिया जाता है, तो कोशिका में अवशोषण हो जाता है। और विसरण द्वारा या संपूर्ण कोशिका में फैल जाता है। विसरण मतलब फैलना, फैल जाता है पूरा कोशिका में तैर तैर के, समझ रहे हैं, तैर तैर के फैल जाता है, बस हो गया अवशोषण। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। अब इसका जो अवशोषण हुआ है भोजन का, जो पूरा कोशिका में फैला हुआ है, इसका उपयोग होगा। तो अवशोषित भोजन का अमीबा द्वारा उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। अब ये अमीबा कौन रूप में उपयोग कर सकता है, ऊर्जा बनाने के रूप में उपयोग कर सकता है भोजन का। इसके बाद कोशिका द्रव्य बनाने में उपयोग कर सकता है, कोशिका द्रव्य बनाने में उपयोग कर सकता है। हो सकता है कहीं और ही जाए भोजन खाने, तो उसको पचाने के लिए एंजाइम बनाने में कर सकता है, एंजाइम बनाने में कर सकता है। ठीक, उपापचयी क्रियाओं के लिए कर सकता है, जो इसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसके लिए कर सकता है इसका उपयोग, इस भोजन का उपयोग। तो इस भोजन का उपयोग या कई प्रकार से कर सकता है। अब कोनो प्रकार से करे, हमको उससे क्या मतलब, बस जब उपयोग करेगा तो हम बोल देंगे स्वांगीकरण हो गया, खत्म। ठीक, एसिमिलेशन हो गया। अब देखो, अब आता है बहिक्षेपण। जो भोजन बच गया था, पचा नहीं था, उस भोजन को बाहरी करना है, बाहर करना है, तो उसको बोल देंगे बहिक्षेपण। अमीबा में बहिक्षेपण है तो कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, मतलब कोई जगह ऐसा नहीं होता है कि हाँ यहीं से, बस यहीं से बहिक्षेपण होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से हो सकता है। अमीबा के शरीर से कहीं से भी हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। खाद्य रिक्तिका अवशोषण के बाद अवशेषी काय में बदल जाती है। अभी हम आपको बताएं कि इसमें से जब भोजन जो है, पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा, तो इसी खाद्य रिक्तिका को हम कहने लगेंगे अवशेषी काय। अवशेषी मतलब बचा खुचा, अवशेषी काय, बस इसका नाम एगो रख दिए, खत्म बात। ठीक, तो अवशेषी काय इसका नाम रख दिए। तो ये भी पूछ सकता है कि अपचित भोजन अमीबा में कहाँ, कुछ समय तक कहाँ संचित रहता है। इसमें कुछ समय तक स्टोर रहेगा, जब तक कगरियाएगा नहीं तब तक तो स्टोर ही रहेगा ना। तो कुछ समय तक कहाँ संचित रहेगा, कहाँ स्टोर रहेगा, तो बता दीजिएगा आप, किस में रहता है, अवशेषी काय में रहता है। ठीक, अवशेषी काय में। तो अवशेषी काय में भोजन कुछ देर तक संचित रहता है। अपचित भोजन अमीबा के शरीर से एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अभी हम आपको बताएं एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है। यही जो अवशेषी काय है, इसको कगरिया दिया जाएगा, इसमें से भोजन, अवशेषी काय फट जाएगा, इसमें से भोजन निकल जाएगा और
ये बहिक्षेपण हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि आपको अमीबा में पोषण समझ में आया होगा कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। अब इसमें परिवहन भी आएगा, इसमें श्वसन भी आएगा, ये सब प्रक्रिया हमको समझना है। कहाँ से कि हम समझे थे कि जैव प्रक्रम कितने टाइप का होता है, जैव प्रक्रम कितने टाइप का होता है, प्रक्रम ठीक कितने टाइप का होता है। तो पहला होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, ठीक श्वसन, तीसरा होता है देखिए श्वसन, तीसरा होता है परिवहन, परिवहन। तो अभी हम बस इसमें से पोषण पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, श्वसन के बारे में बाद में पढ़ना है। परिवहन हो गया, इसके बाद हो गया उत्सर्जन, उत्सर्जन ठीक, ये 4 प्रकार का हम पढ़े थे। ठीक, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी पोषण पढ़ रहे हैं, बस श्वसन फिर पढ़ेंगे, फिर परिवहन पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक है, उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी बस हम पोषण पढ़े हैं, जिसमें बस अमीबा में अभी पोषण पढ़े हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे मनुष्य में पोषण के बारे में कि मनुष्य कैसे पोषण करता है। हो सकता है उसके लिए 2 लेक्चर लग जाए, तो वो ज़्यादा लंबा है, थोड़ा बहुकोशिकीय जीव में पाचन है, पोषण है ना, इसलिए ज़्यादा लंबा है, तो उसमें हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए। इसको आपको यहाँ पे फिगर ये बनाना पड़ेगा, ये सब लिख करके आप फिगर बना दीजिएगा, ये वाला जो हम बनाए हैं। ठीक, तो ये आप बना सकते हैं फिगर, ये जरूरी है। जब भी अमीबा में पाचन पूछेगा ना, यही फिगर बना दीजिएगा और यही सब लिख दीजिएगा बस। अमीबा में पोषण पूछेगा तो पोषण पूरा पूरा नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा इसमें से कोई एक टॉपिक, कह देगा अमीबा में पाचन की क्रिया बताइए बस। तो पाचन की क्रिया के लिए डायग्राम बना दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, बस हो गया। कोई एक चीज पूछ सकता है। ठीक, हो सकता है कि 5 नंबर में सगरू पूछ दे, मतलब कि अमीबा में पोषण ही पूछ दे, तो लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।